Good afternoon, students. Let's continue with the chapter Globalization and the Indian Economy. In my previous slide, I have already explained advantage of foreign trade, foreign investment, privatization, and many more. So our today's topic is reasons to put barriers to foreign trade. हमने कल भी देखा था कि किस तरीके से चाइनीज मार्केट ने धीरे धीरे इंडिया के जो टॉय मार्केट है उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि चाइनीज जो खिलौने थे वो काफी अट्रैक्टिव थे, चीप रेट में लोगों को अफोर्ड आसानी से हो जाते थे। अब जब इस तरीके की सिचुएशन आई कि धीरे धीरे मार्केट्स पर पूरी तरीके से फॉरेन कंट्रीज का कब्जा होने लगा, तो इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज को रोकने के लिए कुछ टैक्सेस, कुछ बैरियर्स लगाने पड़े। The Indian government, after independence, had put barriers to foreign trade and investment. आजादी के बाद सरकार को लगा कि अगर इस तरीके की सिचुएशन लगातार बनी रही तो धीरे धीरे भारतीय बाजार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं उनकी वैल्यू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाना शुरू करे, जिसे ट्रेड बैरियर्स के नाम से जाना जाता है। This was done to protect the producers within the country from foreign competition. इसका सीधा सा उद्देश्य था कि जो कंपटीशन शुरू हो गया था कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड और इंडियन ट्रेड के बीच में, उसको थोड़ी सी रोकथाम करना जरूरी हो गया था। Industries were just coming up in the 1950s and 1960s, and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to develop any grow. 1950 और 60 का पीरियड रहा जब बहुत सारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, और अगर उस समय इस कंपटीशन को नहीं रोका जाता तो ये भी हो सकता था कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाती, क्योंकि डेवलप होने के पहले ही जो फॉरेन ट्रेड है वो कहीं ना कहीं भारतीय उद्योग धंधों पर कब्जा कर लेता। Imports of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. was allowed. पूरी तरीके से रोक लगाने के बाद कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत जरूरी थी, जिसमें मशीनरी आती है, फर्टिलाइजर्स आता है और पेट्रोलियम है, उन सब चीजों की परमिशन थी। बाकी पर सब पर ट्रेड बैरियर लगा दिया गया था। To protect the Indian economy from foreign infiltration in industries affecting the economic growth of the country as planned. अब टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फॉरेन जो ट्रेड था उसको इन्फिल्ट्रेशन करना जरूरी था। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि भारतीय उद्योग धंधे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, और जो एक आर्थिक उन्नति के लिए देश में जो प्लान बनाया गया था, जो योजनाएं बनाई गई थी, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रही थी। India wanted to move faster to catch up with the main industries in the world market, and therefore has to keep an extra watch on its progress in international trade and give incentives to the more rapidly growing industries through physical tariff and other means. अब क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग धंधे थे उनकी प्रोग्रेस को समय समय पर वॉच किया जाने लगा। ये देखा जाने लगा कि भारतीय बाजार जो है, इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो किस तरीके से हम अपना वहां पर प्लेस बना पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोकस किया गया इन चीजों को। रैपिडली इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, फैक्ट्रीज नई नई, उसमें कई सारे प्रोडक्ट को नए तरीके से बनाया गया, और टैरिफ जो टैक्स का ही एक नाम होता है, इस तरह के टैक्सेस भी शुरू हुए। Economic reforms or new economic policy. It is a policy adopted by the government of India since July 1991. Its key features are liberalization, privatization and globalization. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति बनाई गई। ये गवर्नमेंट ने 1991 से चली आ रही है, और इसके की फीचर्स ये हैं। इसमें जो मुख्य तीन चीजें आती हैं, ये आपको याद करने के लिए भी बहुत आसान होगा। एलपीजी, एलपीजी वर्ड आपके लिए बहुत फेमिलियर है, आप अदर सब्जेक्ट्स में भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब वो नहीं निकलेगा। यहाँ एल जो है लिबरलाइजेशन के लिए यूज किया गया है, पी प्राइवेटाइजेशन के लिए यूज किया गया है, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन की फीचर्स जो हैं भारतीय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेन की फीचर्स रहे।
MNCs set up production in various countries based on the following factors. MNCs जैसे हम पढ़ा था पहले भी हमने कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने नए नए कंट्रीज में अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना शुरू करा, और उसको शुरू करने के दौरान कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बेसिस पर MNCs ने अपने प्रोडक्शन यूनिट वहां पर स्टार्ट किए. MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. Example in countries like China, Bangladesh and India. अब देखिए MNC ने अपने ऑफिसेस और फैक्ट्रीज जनरली वहां पर शुरू करे जहां पर उन्हें जो लेबर है, काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत आसानी से कम वेजेस देना पड़े, कम मजदूरी देना पड़े, उनको ऐसी चीज वहां पर आसानी से मिल जाए. अब इसमें उन्होंने जो देश सिलेक्ट करे उसमें थे चाइना, बांग्लादेश और इंडिया. जहां तक इन तीनों देशों का सवाल है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है. अब चूंकि लोगों को काम की तलाश है, तो काम की तलाश में क्या होगा, जब फैक्ट्री सेट होंगी तो व्यक्ति कम अमाउंट में, कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसकी प्रायोरिटी रहेगी काम का मिलना. तो वो कम मजदूरी में भी काम करने को आसानी से तैयार हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पर चीप लेबर आसानी से MNCs को मिल गया. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of countries around the world. इसके साथ साथ MNC ने क्या किया कि कुछ जो लोकल कंपनीज हैं, देश में चल रही हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनको अपने आप में, अपने में मर्ज कर लिया. जैसे मैंने आपको इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, कारगिल फूड वाला, जो एक अमेरिकन कंपनी थी, और जो भारतीय थी परक फूड वाली, जो वो एक लोकल कंपनी थी, छोटी थी उसके कंपैरिजन में, तो उन्होंने उसके साथ टाई अप कर लिया. The benefits of such joint production to the local companies twofold. यहाँ पर उस बहुत ज्यादा लोकल कंपनीज को भी बेनिफिट होता था, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्शन हो जाता था, मिलजुल के चीज प्रोडक्ट तैयार किया जाता था. फर्स्ट, the MNC can provide money for additional investment for faster production. अब यहाँ पर लोकल कंपनी को ये फायदा होता था क्योंकि MNC अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, जैसा कि नाम में ही छुपा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. तो यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो पहले ही दे देती थी. जैसे प्रायर में आपने अमाउंट दे दिया कि भाई हमें इस समय तक ये जो प्रोडक्ट है तैयार चाहिए, एडवांस पेमेंट वाला यहाँ पर सुविधा मिल गई. जो इन्वेस्टर्स थे या जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग थे, उनको यहाँ पर एडवांस पेमेंट की सुविधा मिल गई कि एक निश्चित अमाउंट उन्हें पहले ही मिल गया, तो उनको भी काम करने में आसानी रही, उनके पास कैपिटल वाली समस्या नहीं आई. And secondly, the MNCs bring with them the latest technology for enhancing and improving production. दूसरी चीज ये हुई कि MNC ने कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कराना शुरू करा. तो क्या हो रहा था कि पहले के समय में किसी भी चीज में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था. मान लीजिए पैकिंग करना हो, या मशीनें नहीं थी, तो हाथ से आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें समय बहुत जा रहा था. अब जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू हुआ तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन था वो भी इम्प्रूव हुआ, काम और ज्यादा सफाई से और व्यवस्थित ढंग से किया जाने लगा. तो एक दो फायदे हमें मेन देखने को मिले कि MNC ने जब मर्ज किया, MNC ने छोटी कंपनीज को खरीदा, तो उसमें एक तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट देने लग गई, और दूसरा जो है काम का करने का तरीका जो है एकदम मॉडर्न हो गया. कंपनीज जितनी जितनी फैक्ट्रीज थी वो सब मॉडर्नाइज हो गई. Now the next important topic of your chapter, what is globalization, जो कि आपका चैप्टर का ही नाम है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? Globalization is this process of rapid integration or interconnection between countries. Globalization का मतलब होता है बहुत तुरंत, एकदम रैपिडली किसी चीज की, दो कंट्रीज के जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाना. MNCs are playing a major role in the globalization process. जब इतना भी आप पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि MNC जो है वो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. More and more goods and services, investments and technology are moving between countries. जब ग्लोबलाइजेशन वाली प्रोसेस रहती है जहां कंट्रीज इंटरकनेक्ट होते हैं, वहां पर गुड्स सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ग्रो होती है, आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज. कहीं एक जगह की टेक्नोलॉजी हमें अच्छी लगती है तो हम उसको अपने देश में भी अडॉप्ट कर पाते हैं. तो ये सब चीजों के मतलब फायदे भी बहुत देखने को मिलते हैं. Besides the movements of goods, services, investment, and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries.
हमने देखा मूवमेंट होता है, किन चीज़ों का होता है, गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है और टेक्नोलॉजी का भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें ये भी देखने को मिलता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग काम की तलाश में अगर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग अब आज की तारीख में किसी एक देश से दूसरी देश जाने में भी हिचकते नहीं। अगर आप देखें, थोड़ा सा सर्च करें तो आप पाएंगे कि हम कनाडा की बात करें, चाहे हम यूएस की बात करें, बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हें अगर वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अपना जॉब कैरियर जो है वहाँ बनाना पसंद करते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लोग जो हैं एक देश से दूसरे देश में जाकर अपना काम और व्यापार करना पसंद करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के दौरान सिर्फ इन्हीं चीजों का एक्सचेंज नहीं हुआ, इन्हीं चीजों का मूवमेंट नहीं हुआ, इसके अलावा लोगों ने भी एक देश से दूसरे देश में शुरू किया अपना काम, जिससे वो वहाँ के कल्चर के बारे में जान सके, वहाँ के रहन सहन के बारे में जान सके। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित करती हैं। इसमें सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. Rapid improvement in technology, टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंज आया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अभी अभी मैं आपके सामने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, सपोज अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं इसकी ग्रोथ रहती तो हम कैसे आपके द्वारा आपसे कनेक्ट हो पाते या हम कैसे इन चीज़ों को आपको समझा पाते। तो टेक्नोलॉजी का आज के इस मॉडर्न एज में कहीं ना कहीं जो भी देश का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का भी रहता है। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव seen several improvements in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. आप देखते हैं कि पिछले 50 वर्षों में हम ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। किसी भी चीज़ की डिलीवरी आप देखेंगे बहुत दूर से भी, अगर आप इवन आजकल बहुत सारे आप देखते हैं Myntra.com है या अमेजोन है, आप यहाँ पर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो बहुत ही, भले ही आप कहीं से भी वो प्रोडक्ट आ रहा हो लेकिन आपके पास जो उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया है उस ड्यूरेशन में वो सामान आपके पास आ जाता है। और कई बार ऐसा रहता है कि कॉस्ट फ्री रहता है या बहुत कम न्यूनतम लागत पर वो सामान आपको इतनी दूर से भी कंपनीज पहुंचा देती हैं। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये सिर्फ इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। Here you can see the one of the example from your textbook. आपकी textbook में example दिया हुआ है। Containers for transport of goods. Goods are placed in containers that can be loaded intact onto ships, railway, planes and truck. यहाँ पर कुछ ऐसे आप देख रहे हैं मशीनें भी लगी हुई हैं, कुछ कंटेनर भी रखे हुए हैं। अब ये कंटेनर कितने बड़े हैं आप अंदाजा लगाइए, क्या इसको अपने हाथ से उठाया जा सकता है? यहाँ ऊपर कुछ मशीनें दे रखी हैं, पुली टाइप मशीनें होती है जो खींचने का और सामान उठाने का काम करती हैं, इनमें हुक्स लगे हुए रहते हैं। तो आप देखेंगे कि पोर्ट पर जहां बंदरगाह बड़े बड़े शिप्स ठहरते हैं वहां पर आपको ये चीजें आसानी से दिखाई देंगी। Goods are placed in containers that can be loaded intact onto ships, railway, planes, and trucks. Containers have led to huge reductions in port handling cost and increase the speed with which exports can reach market. अब क्या मैनुअल लेबर नहीं है यहाँ पे, शारीरिक रूप से श्रम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे मशीनों के द्वारा इन कंटेनर्स को उठाकर शिप में लोड कर दिया जाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन, और जो पहले हवाई यात्रा बहुत महंगी मानी जाती थी, लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ भी इतना ही नहीं हुआ था कि वो अफोर्ड कर सकें, लेकिन अब चीजें पहले के कंपैरिजन में इजी हो गई हैं। इन कंटेनर्स को शिप के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से जगह पर पहुंचाया जा सकता है। एंड दिस हैज इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। और इसी के तहत आप देखेंगे कि एयरलाइंस के द्वारा भी बहुत सारा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। Information technology has also played an important role in spreading out production of services across countries. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऑर्डर बुक कर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रही है सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, चाहे हम कंट्री की बात करें चाहे हम अक्रॉस द कंट्रीज की बात करें। ऑर्डर्स आर प्लेस्ड थ्रू इंटरनेट,
डिजाइनिंग इज डन ऑन कंप्यूटर्स। आप देखेंगे कि इंटरनेट के माध्यम से हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हम कंप्यूटर के माध्यम से चीज़ों की डिज़ाइन देख पाते हैं। इवन पेमेंट फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग कैन बी अरेंज थ्रू इंटरनेट। यहाँ तक ये भी संभव है कि आजकल तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं जिनके द्वारा आप पेमेंट कर पाते हैं। आपको कैश अपने साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी सामान मंगवाएं, आप इंटरनेट के थ्रू जो है बहुत आसानी से उस सामान के चार्जेस का भुगतान कर सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।